नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश और दुनिया की हर हलचल पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 2 मिनट में संपूर्ण भारत। दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस ने अंजलि की दोस्त निधि को हिरासत में लिया। आज ही पूछताछ के लिए निधि को घर से लेकर गई पुलिस। कंझावला केस में 7वें आरोपी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर किया आत्मसमर्पण। पुलिस ने किया गिरफ्तार। 6ठे आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। दिल्ली के श्रद्धा कांड में 4 दिन बढ़ी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत। साकेत कोर्ट ने 10 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया। आफ्ताब ने दायर की नई अर्जी, जब्त डेबिट और क्रेडिट कार्ड रिलीज करने की मांग। हंगामे की वजह से कल तक चला दिल्ली मेयर का चुनाव। मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने पर आप पार्षदों ने किया हंगामा। एमसीडी मेयर चुनाव पर हुए हंगामे को लेकर बीजेपी के सांसदों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप, कहा आपके पार्षदों ने की अराजकता। दिल्ली शराब घोटाले में दूसरी चार्जशीट दाखिल। राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। चार्जशीट में 12 आरोपियों के नाम, 5 गिरफ्तार, 7 कंपनियों के भी नाम चार्जशीट पर लिखे गए। हरियाणा में खेल विभाग वापस करने के बावजूद मंत्री संदीप सिंह के सरकारी निवास के बाहर मंत्री के नाम के साथ लिखा है खेल विभाग। चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में है संदीप सिंह का सरकारी निवास। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए कवायद शुरू। कमेटी के अधिकारियों ने इंजीनियर और पुलिस टीम के साथ मंदिर क्षेत्र में चिन्हांकन किया। गृह मंत्री अमित शाह का मणिपुर दौरा। चूरा चांदपुर में किया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। कहा पहले मेडिकल एजुकेशन के लिए मणिपुर के युवाओं को जाना पड़ता था बाहर, अब राज्य में ही कर सकेंगे पढ़ाई। मुंबई में बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना को लश्कर ए खालसा की धमकी। व्हाट्सएप चैट में दी गई जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई जैकलीन। ईडी ने जैकलीन के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट। और चलिए अब अखंड भारत की करते हैं शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में अंजलि की मौत का राज गहराता जा रहा है। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले से जुड़े तार और उलझते जा रहे हैं। सवाल है कि सहेली की पहेली आखिर कितनी उलझी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने निधि को इस मामले में अब हिरासत में लिया है। दिल्ली में हुई वारदात से पहले के वीडियो भी सामने आए, जिसमें लड़की के साथ अंजलि और निधि दिख रही है, और इसी वीडियो में एक लड़का भी दिख रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में निधि के साथ सीसीटीवी में अंजलि दिख रही है। और इस मामले से जुड़ा आरोपी यानी आशुतोष गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वही चौथी तस्वीर तब की जब आरोपी वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। कंझावला केस में ये बड़ी खबर, मामले में सभी 7 आरोपी पकड़े गए। 7वें आरोपी अंकुश खन्ना ने अब सरेंडर किया। अंजलि की दोस्त निधि हिरासत में ली गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने हिरासत में अब निधि को ले लिया है। 7वें आरोपी अंकुश खन्ना, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस को थी, उस आरोपी ने सरेंडर किया है। थाने जाकर खुद ही सरेंडर किया। अंकुश नाम है इस आरोपी का। 7वां आरोपी अंकुश खन्ना, इसने सरेंडर किया पुलिस थाने में जाकर। कंझावला केस में ये बड़ी खबर, मामले में सभी अब 7 आरोपी पकड़े गए हैं। अब इसके बाद बड़ा सवाल ये कि क्या कंझावला कांड के सारे राज अब खुल जाएंगे। 7वें आरोपी अंकुश खन्ना ने भी अब सरेंडर किया है। अंजलि की दोस्त निधि को भी इसी बीच पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद पुलिस के हिरासत में है इस वक्त निधि। देखिए, कंझावला कांड में सहेली की पहेली अब तक सुलझी है। इस मामले में निधि इकलौती ऐसी चश्मदीद है जिसने अपनी आंखों से पूरी वारदात को होते देखा, लेकिन उसका तीसरे दिन आकर बयान देना और शराब पीने की थ्योरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खारिज होना उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन इस मामले में लगातार होते खुलासे और सीसीटीवी तस्वीरों का सामने आना अंजलि की डेथ मिस्ट्री को उलझाकर रख जाता है। अंजलि की डेथ मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। समय गुजरने के साथ नए नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं। सवाल है कि नए सीसीटीवी में नया किरदार कौन है? वो कौन है जो इन तस्वीरों में निधि और अंजलि के साथ दिखाई दे रहा है? क्या इस लड़के से भी अंजलि के डेथ मिस्ट्री के तार जुड़े हैं? नए सीसीटीवी में अंजलि और निधि को
कर्ण विहार में देखा जा रहा है। उनके साथ में एक लड़का भी इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि जब ये तीनों वहां से निकलते हैं उस लड़के के साथ में ही, तो क्या अंजलि और निधि इस लड़के को पहले से जानते थे, या फिर सवाल ये भी बनता है कि क्या उस लड़के का इन दोनों के साथ जो हादसा हुआ उस हादसे से कोई कनेक्शन है, या क्या उन गुनहगारों के साथ में इस लड़के का कोई कनेक्शन है। निधि और अंजलि जिस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रही है, दरअसल दूसरी तस्वीर में साथ में दिख रहे लड़की की पहचान नहीं हो पा रही है। तो क्या निधि से पूछताछ में पुलिस को निधि और अंजलि के साथ दिख रहे लड़की का कोई सुराग मिला है? क्योंकि पुलिस को भरोसा है कि निधि अंजलि के साथ हुए हादसे का आंखों देखा सच जानती है। कहीं भी कोई भी जब कोई इस तरह का हादसा होता है, मिसिंग है या कोई मर्डर है, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट में कौन था या कोई आई विटनेस है इसका। तो लास्ट सीन को ट्रेस करते हुए हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि जो निधि है वो इसमें एक बहुत अहम विटनेस है। दिल्ली के कंझावला केस को 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन इसकी गुत्थी सुलझने के बजाय हर रोज और उलझती जा रही है। नए नए वीडियो में उभरते किरदारों का सच क्या है? क्या निधि ने पूछताछ में इस वीडियो का सच बताया? क्या इस लड़की का उन लड़कों से कोई कनेक्शन है या फिर ये एक इत्तेफाक है? ये वीडियो हादसे के कुछ वक्त पहले का है और ये कह पाना मुश्किल है कि क्या ये वही लड़का है जो कि गुनहगारों में से एक है, क्योंकि पुलिस को 6 लड़कों का पता तो चल चुका है, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन 7वां आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो क्या जो हादसे में लड़का नजर आ रहा है ये 7वां लड़का वही है? पुलिस को अब तक मिली कामयाबी के मुताबिक जिन 7 आरोपियों को पुलिस गुनहगार मानती है, उनमें आशुतोष नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सवाल है कि जो मददगार बनकर अंजलि के गुनहगारों को बचाने आए थे, वो भागे भागे क्यों फिर रखे हैं? पुलिस ने जो थ्योरी लोगों के सामने रखी है उसमें पुलिस का ये दावा था कि कार में कुल 5 आरोपी सवार थे, लेकिन 5 आरोपी नहीं, इसके ठीक उलट तस्वीर सामने आई और ये कहा जा रहा है कि 5 के बजाय 4 आरोपी उस कार में सवार थे। अंजलि के डेथ मिस्ट्री में जुड़े कितने किरदार हैं, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि पुलिस ने जिस 5वें आरोपी दीपक खन्ना को गिरफ्तार किया, दरअसल वो उस वक्त कार में आरोपियों के साथ नहीं बल्कि घर पर था। दिल्ली पुलिस की थ्योरी कहती है कि दीपक नहीं बल्कि अमित गाड़ी चला रहा था। भारत 24 की टीम दीपक के घर के सामने खड़ी है। दरअसल ये मंगोलपुरी के ब्लॉक में एक घर है जहां 2nd फ्लोर पे दीपक रहता था। दरअसल इस पूरी वारदात में दीपक की भूमिका हम बताएं तो अमित ने बोला था कि गाड़ी दीपक चला रहा था, लेकिन दीपक की सीडीआर खंगालने के बाद दिल्ली पुलिस को इस बात का अंदाजा लगा कि दीपक उस रात की दौरान अपने घर पे था। जिसके बाद अमित के बयान को चेक किया गया तो पता लगा कि दीपक उस पूरी रात को अपने घर पे ही था। तो फिर दीपक खन्ना को गिरफ्तार करने के पीछे का सच क्या है? क्या सिर्फ इसलिए गिरफ्तारी हुई कि उसने अंजलि के आरोपियों में शामिल अमित को बचाने की कोशिश की, या फिर दीपक खन्ना भी उन आरोपियों में से एक है जिन्होंने अंजलि को रात के अंधेरे में मार डाला? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, दिल्ली में अंजलि की डेथ मिस्ट्री सुलझाने की जगह और उलझती जा रही है, जिसको पुलिस बड़ी आसानी से सुलझाने की तरफ बढ़ रही है। उस डेथ मिस्ट्री में लगातार अलग अलग होते दावों ने पुलिस की जांच पर पहले दिन से ही सवाल खड़े कर दिए। 1 जनवरी 2023 सुल्तानपुरी में अंजलि का शव बरामद किया गया, फिर एक्सीडेंट की धाराओं में केस दर्ज किया गया। 5 आरोपियों को किस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा दें। 2 जनवरी 2023 को पुलिस की एक्सीडेंट की थ्योरी पर सवाल उठने लग गए। इसके बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धाराओं में इन तमाम 5 लोगों पर केस दर्ज किए। 3 जनवरी एक्सीडेंट की घटना में नए शख्स के नए किरदार की अब पूरी तरीके से एंट्री हो जाती है। अंजलि की कथित दोस्त निधि ने 3 जनवरी को ही कई दावे किए इस एक्सीडेंट को लेकर। वो एक्सीडेंट के वक्त अंजलि के साथ थी, इस बात का भी खुलासा उसने किया जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया। निधि ने अंजलि के नशे में होने की बात कही, हालांकि पोस्टमार्टम में रिपोर्ट ने कुछ और ही कहा। पोस्टमार्टम में नशे होने का जिक्र नहीं हुआ। ये 4 जनवरी तक कई अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फिर 4 जनवरी को निधि के घर पहुंचने की टाइमिंग पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि इस पूरे एक्सीडेंट के बाद कई तरह के सीसीटीवी फुटेज सामने आए। अंजलि के परिवार ने निधि के दावों को पूरी तरीके से झूठ बताया। उन्होंने कहा कि निधि झूठ बोल रही है। 5 जनवरी को निधि एक्सीडेंट केस में अहम गवाह बनाई गई और 164 के तहत दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ
उससे पूछताछ किया। एक्सीडेंट केस में 5 नहीं 7 आरोपी हैं। इसकी खबर, इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को 5 जनवरी को लगी। दीपक नहीं अमित गाड़ी चला रहा था, ये जानकारी भी दिल्ली पुलिस को मिली। 6 जनवरी 2023 को नया खुलासा हुआ, कार में 5 नहीं सिर्फ 4 आरोपी थे, इस बात का खुलासा हुआ। लेकिन इसके बाद अपडेट और आगे बढ़ता चला गया। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी जानकारी, दिल्ली के कंझावला कांड में ये बड़ी खबर मिल रही है। छठे आरोपी आशुतोष को 3 दिन के रिमांड पर रखा गया है। रोहिणी कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर आशुतोष को भेजा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, कंझावला मामले से जुड़े हुआ है ये बड़ा अपडेट। छठे आरोपी आशुतोष को 3 दिन के रिमांड पर रखा गया। रोहिणी कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर आशुतोष को भेजा है। तो अंजलि की डेथ मिस्ट्री पर सवाल ही सवाल हैं। एक के बाद एक तथ्य बदलते जा रहे हैं। नए नए सीसीटीवी फुटेज से नए खुलासे, बड़े खुलासे। दिल्ली के कंझावला कांड से ये बड़ी जानकारी। छठे आरोपी आशुतोष को 3 दिन के रिमांड पर रोहिणी कोर्ट ने भेजा है। तस्वीरें आपके सामने, रोहिणी कोर्ट से बाहर आते हुए तमाम आरोपियों को आप देख रहे हैं। और अब आशुतोष को रोहिणी कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा। और देखिए, इसी बीच कंझावला केस में 2 नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। भारत 24 के हाथ जो सीसीटीवी फुटेज लगा है 31 दिसंबर का बताया जा रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में अंजलि नजर आ रही है, उसके साथ सहेली निधि भी नजर आ रही है। इन दोनों के साथ एक लड़का भी नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल उठता है कि अंजलि और निधि के साथ सीसीटीवी में नजर आ रहा वो शख्स, वो लड़का आखिर है कौन? 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को जो कुछ हुआ उसका सच अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ निधि है, जो जानती है कि असल में अंजलि के साथ क्या क्या हुआ और कैसे हादसे का शिकार हुई। क्यों उसने ही दावा किया है कि अंजलि की गलती से हादसा हुआ। ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है। जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है, मैंने उसको मना करा कि मत कर मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। तो क्या अंजलि के साथ हुए हादसे का सच यही है? क्या पुलिस पूछताछ में चश्मदीद निधि पुलिस को यही कहानी बता रही है जो उसने हादसे के तीसरे दिन आकर मीडिया के सामने बताई? तो फिर सवाल है कि क्या सच में कंझावला में अंजलि की मौत एक हादसा था? ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है। जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है, मैंने उसको मना करा कि मत कर मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस की 18 टीमें दिल्ली की गलियों में खाक छान रही हैं ताकि अंजलि के साथ हुई वारदात का सच सामने आ सके। फिर भी 120 घंटे से ज्यादा वक्त बीतने के बाद पुलिस को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। अंजलि की डेथ मिस्ट्री में 24 सीसीटीवी आएंगे काम। इन्हीं 24 सीसीटीवी के आधार पर निधि से होगी पूछताछ, क्योंकि निधि को है बहुत कुछ पता। इस बीच भारत 24 के हाथ 2 वीडियो लगे हैं। पहला सीसीटीवी फुटेज 31 दिसंबर की शाम 7:07 का है। इस सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी पर 3 लोग आते हैं, जिसमें निधि है, अंजलि है और उनके साथ एक लड़का भी है जो स्कूटी चला रहा है, जिसमें अंजलि बीच में बैठी हुई दिखाई देती है और निधि सबसे पीछे। आगे चलकर स्कूटी गली में रुकती है, जिसके बाद निधि अंजलि के हाथ में कुछ देती है और अंदर चली जाती है। लेकिन अंजलि वहीं खड़ी रहती है और लड़के से कुछ बात करती है। इसके बाद अंजलि भी गली के अंदर भागते हुए चली जाती है, वहीं लड़का भी स्कूटी लेकर चला जाता है। अंजलि के घर के पास मिले सीसीटीवी में दोनों साथ साथ नजर आ रही हैं। पहले अंजलि आती है और उसके बाद स्कूटी पर सवार अंजलि के साथ निधि चलकर आगे जाती है। अब ये खुलासा होना बाकी है कि आखिर दोनों का जाना क्या ये सामान्य बात थी या फिर कुछ पहले से प्लानिंग थी, या निधि ने कोई प्लान किया था अंजलि के साथ। ये वही गली है जहां पर उस लड़के ने दोनों को सिर्फ 3 मिनट पहले ही छोड़ा था। 3 मिनट के अंदर सामने आए 2 नए सीसीटीवी फुटेज कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इन तस्वीरों में दिख रहा लड़का कौन है। दिल्ली की कंझावला डेथ मिस्ट्री के 120 से ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं। इस वारदात से जुड़ी कई अहम तस्वीरें सामने आई, लेकिन सच अब तक पता नहीं चल पाया। आपको इससे जुड़ी अब ये 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं और डेथ मिस्ट्री को विजुअल की जुबानी बताते हैं। पहली तस्वीर जो दिख रही है एक होटल के बाहर की, जहां अंजलि के साथ निधि नजर आ रही है। इसके बाद का सच ये है कि अंजलि एक कार में एक्सीडेंट में फंस जाती है। आगे जाते हुए कार डिपर मारती है, तब भी लड़की कार में फंसी रहती है। इसके बाद कार एक यू टर्न लेती है,
तब भी लड़की इस कार में फंसी ही रहती है। इन तस्वीरों में दिख रही कार जब दूसरी जगह दिखाई देती है तब कार में लड़की फंसी नहीं होती, क्योंकि बीच रास्ते में लड़की की डेथ होने के बाद आरोपी शव को छोड़कर फरार हो जाते हैं। इस कांड के बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें आरोपियों की कार नजर आ रही है और कुछ ही मिनट के बाद दिल्ली पुलिस की पीसीआर भी उसी रास्ते से गुजरती है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगती कि आरोपी उनके आगे आगे एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर निकल गए हैं। फिर इसके बाद वो कार को पार्किंग में लगाते हैं, तब एक ही कार में कुछ आरोपी निकलते हैं। फिर उनका दोस्त कार को आगे ले जाता है और बाकी आरोपी ऑटो लेकर फरार हो जाते हैं, जिनमें से अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, कजवाला केस में अंजलि के दोस्त का बयान सामने आया। मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं, 2 साल पहले हमारा रिश्ता खत्म हो गया था, हमारा परिवार भी एक दूसरे को पूरी तरीके से जानता है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। कजवाला केस में अंजलि के दोस्त का बयान, मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं, 2 साल पहले ही मेरा और अंजलि का रिश्ता खत्म हो गया था। उधर से जी जानते थे, 3 साल पहले हमारी दोस्ती थी। वो हमारी बुआ है, उनके उधर रहती है, पड़ोसी थी उनके। तो मेरी बुआ की बेटी की शादी थी तो हमारी उधर वो मुलाकात हुई थी, तो हमारी दोस्ती हुई थी उधर से। उसके बाद हमारी 1-1.5 साल 2 साल दोस्ती चली। उसके बाद उसके परिवार और मेरे परिवार के बीच में बैठ के बात हुई तो हमारा फैसला हो गया था। उसके बाद से मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ना उसके परिवार वालों का कोई फ़ोन आया, ना मेरे परिवार वालों का फ़ोन आया, ना कोई अंजलि को मैंने फ़ोन करा, ना अंजलि ने मेरे को फ़ोन करा है कुछ। हाँ, करीब 2 साल होने वाला है, ना मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट था उससे और ना मेरा है। और देखिए, दिल्ली पुलिस जिसको अहम गवाह मान रही है, दरअसल वो अपने पड़ोसियों को ही धमका रही है। कहीं ऐसा तो नहीं जिस पर दिल्ली पुलिस को भरोसा है वो दिल्ली पुलिस को ही गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस मोटिव पर आकर अटक गई है। वो कह रही है कि एक्सीडेंट के पीछे हत्या का मोटिव नजर नहीं आता, इसलिए 302 का केस दर्ज करना ठीक नहीं। वहीं पुलिस पहले दिन से लेकर अब तक सवालों के घेरे में है। वो लगातार अपना गोल पोस्ट चेंज कर रही है। 31 दिसंबर 2022 कंजावला में अंजलि का एक्सीडेंट होता है। फिर 1 जनवरी 2023 सुल्तानपुरी में अंजलि का शव बरामद किया जाता है। इसके बाद 2 जनवरी को गैर इरादतन हत्या की धारा इसमें जोड़ी गई, इस केस से जुड़ जाती है। 3 जनवरी को निधि ने कहा अंजलि की गलती से ये पूरा हादसा हुआ, ये पूरी तरीके से अंजलि की गलती थी। 4 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशे की पुष्टि नहीं हुई, जबकि बार बार अंजलि की दोस्त निधि ये कह रही थी कि उसने बहुत शराब पी रखी थी। 5 जनवरी 2023 को आरोपी जानते थे कि बॉडी फंसी हुई है, इस बात का खुलासा हुआ। इस बात का जिक्र दिल्ली पुलिस ने भी किया। तो क्यों हम कह रहे हैं कि मोटिव पर अटके हैं? पुलिस जांच से पूरी तरीके से भटकती हुई नजर आ रही है। इन अलग अलग तथ्यों के आधार पर यही बात सामने आ रही है। देखिए, इन तस्वीरों के साथ एक और तस्वीर अब सामने आई, जिसमें आरोपियों की कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल उड़ाती हुई नजर आती है। अब आप देखिए, बताया जा रहा है कि अंजलि की मौत के लिए जिम्मेदार आरोपियों की कार हादसे के बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हादसे से कुछ दूरी के फासले पर सीसीटीवी में कैद हुई। जहां पर ये कार सीसीटीवी में कैप्चर हुई है, उस जगह से तकरीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी पर अंजलि को इसी कार ने कुचलकर मार दिया। ये एक सच है, लेकिन इस हादसे की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। सवाल है कि आखिर अंजलि के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या इन आरोपियों की कार का कोई पीछा कर रहा था, जिसकी वजह से आरोपियों ने हादसे के बाद कार की रफ्तार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले गए? क्या इस हादसे का कोई और भी चश्मदीद गवाह है जो अंजलि के साथ हुए हादसे का सच जानता है, लेकिन कानूनी दाव पेच में उलझने से वो बच रहा है, इसलिए वो अब तक सामने नहीं आया? दिल्ली में अंजलि की मौत के 6 दिन गुजर गए, लेकिन अब तक कई सवालों के जवाब नहीं मिले। इसलिए भारत 24 6 दिन की जांच के बाद 6 बड़े सवाल पूछ रहा है। और वो अहम सवाल, पुलिस ने एक्शन लेने में आखिर देरी क्यों की? एक्सीडेंट के वक्त आखिर कार कौन चला रहा था? एक्सीडेंट के वक्त कार में आखिर कितने लोग सवार थे? क्या अंजलि की मौत साजिश के तहत की गई? क्या 7 आरोपियों के अलावा अन्य कोई भी इसमें शामिल है? चश्मदीद निधि की बातों में आखिर कितनी सच्चाई है? ये वो तमाम वाजिब सवाल हैं जो इस पूरे केस से उलझते नजर आ रहे हैं, इस पूरे केस में छिपते नजर आ रहे हैं, जिसका जवाब इस वक्त हर कोई चाहता है। तो ये तमाम बड़े सवाल, चश्मदीद निधि की बातों में कितनी सच्चाई है, ये एक बड़ा सवाल है।
दिल्ली में मेयर पद के चुनाव के लिए शुरू हुई नगर निगम की कार्यवाही के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हालात ऐसे हो गए कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आज कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई होने लगी। आखिर सदन में धक्का मुक्की की नौबत क्यों आई, इसके पीछे की असली वजह क्या है, आपको बताते हैं। दिल्ली में छोटी सरकार के मुखिया चुने जाने को लेकर जमकर बवाल हुआ है। मेयर चुनाव के लिए दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे से भिड़ गए। सिविक सेंटर में मेयर चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया है। सदन में आप पार्षदों ने मिलकर जमकर बवाल काटा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई। यहां तक कि सदन में कुर्सियां भी चली। आम आदमी पार्टी के पार्षद मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाए जाने से नाराज थे। आप पार्षदों ने मांग रखी कि पहले निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाए। इस दौरान नारेबाजी की गई और पर्चे उछाले गए। सिविक सेंटर में करीब 2.5 घंटे तक ये बवाल कटा, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन ये बवाल क्यों हुआ, अब आप जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल सदन में प्रोटेम स्पीकर के फैसले को लेकर के यह हंगामा शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर ने 10 मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने के लिए बुलाया। मनोनीत पार्षदों को बुलाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी और आप में बवाल शुरू हो गया। आपने मनोनीत पार्षदों को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया। आपका कहना है कि ये एमसीडी के काम को रोकने की कोशिश है। ये एल्डरमैन समितियों के काम में बाधा डालेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पहले निर्वाचित पार्षदों की शपथ करवानी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को नियमों की जानकारी नहीं है। मैं यही कहूंगी कि जो लोग नहीं चाहते थे कि नॉमिनेटेड जो पार्षद हैं वो वोट दे पाएं और ओथ दे पाएं, उसको रोकने का प्रयास इन लोगों ने किया है और उसका नतीजा आपके सामने है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हंगामे के बाद बैठक स्थगित कर दी गई। प्रोटेम स्पीकर ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव समेत अन्य कार्यवाही के लिए अब शनिवार की तिथि मुकर्रर की है। साथ ही प्रोटेम स्पीकर ने सभी माननीय सदस्यों से सदन की गरिमा को बनाए रखने की अपील भी की है। और ऐसे में दिल्ली एमसीडी की तस्वीर ने शर्मसार कर दिया है। जनता ने पार्षदों को काम करने के लिए भेजा, मगर माननीय एमसीडी में हंगामा करते नजर आए। आरोप प्रत्यारोप के साथ ही कुर्सियां भांजने से भी वो बाज नहीं आए। दिल्ली मेयर चुनाव से पहले जमकर हंगामा हुआ। भारी हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हंगामे की वजह से सिविक सेंटर जंग का मैदान बन गया। दिल्ली की जनता ने काम करने के लिए जिसको एमसीडी में भेजा, वो काम करने की बजाय हाथापाई करते दिखे। आम आदमी पार्टी के पार्षद जमकर बवाल काट रही हैं। और तो और विपक्ष पर आरोप लगाया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर लिखा, एमसीडी में अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए और कितना गिरोगे बीजेपी वालों। चुनाव टाले, पीठासीन अधिकारी की गैर कानूनी नियुक्ति, मनोनीत पार्षदों की गैर कानूनी नियुक्ति और अब जनता के चुने पार्षदों को शपथ न दिलवाना। अगर जनता के फैसले का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर चुनाव ही किस लिए। आम आदमी पार्टी के आरोप का बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपने स्टाइल में जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट किया, 49 से 134 होते ही आपके पार्षदों ने शुरू की गुंडागर्दी, धक्के मारना, लड़ना, झगड़ना, कानून को ना मानना। यही सच है इस गुंडा पार्टी का। केजरीवाल खुद अपने घर बुलाकर अफसर और नेताओं को धमकाते और पिटवाते हैं, तो उनके चेलों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। यही नहीं, मनोज तिवारी ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन के भीतर ब्लेड से हमला किया। ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से आप पार्षदों ने गदर मचाया उस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आप को पाक साफ बताकर बीजेपी पर हमलावर है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने अपने पार्षदों पर हमला बोला। भाई जो चुने हुए पार्षद हैं, शपथ उनकी होती है पहले,
नॉमिनेटेड मेंबर की बाद में शपथ होती है। यही मांग की हमारे पार्षदों ने कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप, जो हमेशा से परंपरा रही है। इसका मकसद क्या है मालूम है आपको? ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में। आम आदमी पार्टी चाहे जो कहे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सदन में धक्का मुक्की के लिए आम पार्षद जिम्मेदार है। बीजेपी ने काला दिन बताया। मंच पर उस पर माइक, मेयर की कुर्सी पर चढ़ जाना, माइक तोड़ देना, तो ये अनारकी लोग हैं, इनसे और एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। इनके अंदर एक भय है। भय क्या है कि बीजेपी ने मेयर का कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। 50 लाख 1 करोड़ रुपए देकर टिकट बेची है केजरीवाल साहब ने, हंगामा भी हुआ था। इनको डर है कि जिन लोगों ने 50 लाख रुपए देकर हमसे टिकट ली थी, वो गुस्से में आकर कहीं बीजेपी को वोट ना कर जाएं। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने यहाँ पे गुंडागर्दी मचाई और हाउस को नहीं चलने दिया, शपथ ग्रहण समारोह नहीं चलने दिया। उसके बाद में मेयर का इलेक्शन था। दिल्ली की जनता मेयर चाहती है, मगर आज जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेयर के लिए आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में है। वहीं डिप्टी मेयर के लिए आपने मोहम्मद इकबाल और कमल बागड़ी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए, दिल्ली एमसीडी का चुनाव रोचक हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार उतारे। अंक गणित भले ही आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि दिल्ली में चंडीगढ़ दोहराया जा सकता है। अब आपको आंकड़ों के जरिए हम बताते हैं। देखिए, आपके पास किस तरीके से एमसीडी के सदन में बहुमत है, इसकी जानकारी आपको हम देते हैं। आप नंबर गेम में बीजेपी से कई आगे है। बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार इस वक्त उतारा हुआ है और इस तरीके से रोचक हो गया है एमसीडी मेयर का चुनाव। बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार उतारा। 14 नामित विधायकों में से 13 आपके विधायक हैं, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल को डर लग रहा है। एलजी ने 10 पार्षद को मनोनीत किया है। अब सारा पेच यहीं पर फंस जाता है। 10 सांसदों को भी वोटिंग का अधिकार है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं। 7 सांसद बीजेपी के, 3 आपके राज्यसभा सांसद हैं। तो ये कुल मिलाकर ये आंकड़े 274 चुने हुए नुमाइंदों को वोटिंग का अधिकार है और यहीं पर एमसीडी मेयर का चुनाव बड़ा रोचक हो जाता है। 150 की संख्या आम आदमी पार्टी के पास, वही तकरीबन 115 की संख्या, माफ कीजिएगा 113 की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी को डर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी नंबर गेम में इस वक्त पीछे है, लेकिन बावजूद इसके केजरीवाल डर रहे हैं। एमसीडी में दल बदल कानून दरअसल लागू नहीं होता और इसलिए आम आदमी पार्टी को अपने पार्षदों के टूट का डर है और ना ही इनके खिलाफ कोई विप ही काम करता है। ऐसे में ये एमसीडी मेयर का चुनाव पूरी तरीके से रोचक हो जाता है। देखिए, दिल्ली के दंगल पर सियासी रण आखिर क्यों छिड़ा हुआ है? क्या दिल्ली के दंगल में केजरीवाल को मेयर चुनाव में हार का डर सता रहा है? क्या केजरीवाल बीजेपी के गुणागणित में फंसेंगे, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं? तो चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरह से चुनाव होगा और किसके पास कितना समर्थन है अभी। अब आप इन आंकड़ों को देखिए, इस पाई चार्ट को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। कुल वोटर्स 274, बहुमत के लिए चाहिए 138, कुल पार्षद की संख्या 250, बीजेपी के पास 104, 134 आपके पास, 9 कांग्रेस जिसने खुद को अलग कर दिया और अदर्स के पास 3। अब इन अलग अलग आंकड़ों को आप अगर देखेंगे तो 104 पार्षद, ये आप देखिए, हम आपको पाई चार्ट के जरिए ये दिखा रहे हैं। बीजेपी के पास 113 का समर्थन, तो कुल वोटर्स की संख्या 274, बहुमत के लिए चाहिए मात्र 138 का आंकड़ा। लेकिन अब ये आंकड़ा उलझता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में अब स्थिति काफी डरावनी हो गई है। घरों और सड़कों में दरारों के साथ अब बहुमंजिला इमारतें और होटल झुकने लगे हैं। इतना ही नहीं, जोशीमठ में कई स्थानों पर धरती को फाड़कर पानी के निकलने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। हालात बिगड़ता देख प्रशासन ने निर्माण कार्य पर अब वहां रोक लगा दिया है। जोशीमठ में दर का पहाड़, होटलों घरों में पड़ी दरार, धर्म नगरी को बचाने की कवायद, निर्माण कार्य पर लगी पाबंदी। घर की दीवारों पर पड़ी ये दरारें सिर्फ इसी घर पर नहीं बल्कि जोशीमठ के कई घरों और होटल्स में ये दरारें आम हैं। इसकी वजह है घर के नीचे जमीन का खिसकना। पहाड़ों में जगह जगह सीपेज की वजह से जमीन खिसकने लगी है। जोशीमठ शहर का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है।
घरों में दरार पड़ने से जोशीमठ के लोग परेशान हैं। अपने दरकते आशियाने को देखकर लोग सड़क पर हैं। सर्द भरी रात में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहाड़ पर बसी इस धार्मिक नगरी में जमीन और पहाड़ धंसने से हड़कंप मच गया है। बीते कुछ दिनों में भारी दरारें पड़ गई हैं और 500 से ज्यादा मकान तो बड़े खतरे से जूझ रहे हैं। जमीन धंसने की वजह से स्थानीय लोग दहशत में हैं। घरों में दरार आने की वजह से लोग डरे हुए हैं। माइनस तापमान के बावजूद लोग आसमान के नीचे सड़क पर रात बिताने को मजबूर हैं। इसी बीच प्रशासन एक्शन में आ गया है। कल जोशीमठ में हम लोग आए हैं, मेरे साथ सचिव आपदा प्रबंधन और उसके साथ विशेषज्ञों की एक टीम भी आई है, जो हम लोग यहाँ जो स्थिति है उसका निरीक्षण और उसके साथ ही क्या तत्कालिक उपाय करने चाहिए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कल स्थल निरीक्षण भी किया, आज भी हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे कई क्षेत्रों का। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा और गढ़वाल क्षेत्र के कमिश्नर सुशील कुमार प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया। जोशीमठ में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने जोशीमठ में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। इनमें एनटीपीसी की सभी परियोजनाएं, हेलंग बाईपास का निर्माण और नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे सभी तरह के निर्माण शामिल हैं। जोशीमठ को लेकर स्पेशलिस्ट की टीम भी पहले रिपोर्ट दे चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक जोशीमठ में भू धसाव का कारण बेतरतीब निर्माण, पानी का रिसाव और ऊपरी मिट्टी के कटाव की वजह से जल धाराओं के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट आ गई है। वहीं एसडीसी फाउंडेशन ने उत्तराखंड में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं पर अपनी तीसरी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सीडेंट सिनॉप्सिस की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में 500 घर रहने के लायक नहीं है। जोशीमठ में सैकड़ों घरों में दरारें पड़ गई हैं। ऐसे में आपको कुछ इलाकों के मकान की संख्या के बारे में जानकारी देते हैं, जहां पर दरार पड़ गई और इस संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। रवि ग्राम में इन घरों की संख्या है 153। इसके साथ ही अलग अलग इलाकों में किस तरीके से ये हो रहा है, गांधीनगर में 127, हर इलाके के क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। मनोहर बाग में 71 है इन मकानों की संख्या जिसमें दरारें पड़ी हैं। सिंघधार में 52 है ये संख्या, यानी पूरा जोशीमठ इलाका इस दरार की चपेट में है। परसारी में ये संख्या तकरीबन 50 है, यानी 50 घरों में दरारें आ गई हैं। वहीं अपर बाजार में 29 घरों में दरारें देखने को मिल रही है। मारवाड़ी में 28 घरों में ये दरारें देखने को मिल रही है। ऐसे में ये स्थिति और जटिल हो रही है। जोशीमठ से मेरे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, आप इस वक्त वहां पर हैं, वहां की स्थिति को आप पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे और जाहिर तौर पे वहां जो लोग मौजूद हैं, जिनका अपना घर है, जिनका बसेरा है, उनके लिए तो ये आफत से कम नहीं है। और इसी बीच जानकारी ये भी मिल रही है अक्षय कि वहां मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, जिस तरह से मामला सामने आया है शिखा, निश्चित रूप से जोशीमठ इस समय पूरी तरह से दहशत में है। जोशीमठ के लोग दहशत में हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊं इससे पहले बता दूं कि सीएम धामी कल पहुंच सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। पीएमओ लगातार टच में है सीएम धामी के और स्थानीय प्रशासन के, और लगातार रिपोर्ट ली जा रही है। साफ तौर पर है कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, लोग दहशत में हैं। और आप इस समय सन्नाटा देख सकते हैं। ये होटल है, 2 होटल्स हैं। ये एक होटल व्यू है जो कि मल्लारी इन के बगल में है। आप देख सकते हैं कि एक होटल दूसरे होटल से चिपक गया है। इसका मतलब ये है कि सहारा दूसरे होटल का मिला है, क्योंकि दरारें आई हैं और दरारों के कारण ही ये होटल का नुकसान हुआ है। अब इसको पूरी तरह से खाली करा दिया गया, दोनों होटलों को। आप देख सकते हैं कि नीचे पूरी तरह से दरार आ चुकी है, जमीन फट गई है और लोग दहशत में इसके कारण हैं। और मैं कैमरामैन विवेक से कहूंगा कि वो कुछ और तस्वीरें आपको दिखा सके। ये एक और होटल है, वार्म वेलकम। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि तमाम जगहों से दरारें फटी पड़ी हैं और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। साफ तौर पर है कि अब लोगों के सामने ये आसियाने छोड़ करके कहीं जाने की जरूरत पड़ रही है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित आसियाना तलाशने में लगे हुए हैं। मैं ऊपर चल रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि क्या भयावहता है, क्योंकि तमाम जगहों पर आपको सिर्फ दरारें नजर आएंगी।
विवेक से मैं कहूँगा कि वो थोड़ा सा विस्तार से इसको दिखा सके। साफ तौर पर है कि दरारें पड़ी हैं, लोग अपना घर जो है वो आसियाना छोड़ करके यहाँ से जाने लगे हैं। एक घर ऐसा है जिसमें कि पूरी तरह से दरार पड़ चुकी है। अपने घर को बचाने के लिए देख सकते हैं कि बाल और जैसे ये बल्ली लगा करके किसी तरह से ये मकान को रोका गया है। आप देखिए दरार यहाँ पर पूरी तरह से आपको दिख सकती हैं। पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे खंडहर में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल अक्षय, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो वाकई भयावह है और ये अंदाजा लगाना भी अक्षय मुश्किल है, क्योंकि ये स्थिति वहां से आज से नहीं है, पिछले नवंबर से ही ये स्थिति वहां के लोगों के लिए उत्पन्न हो गई है। लेकिन इतने तमाम लोग, जो स्थानीय लोग वहां सालों साल रह रहे हैं, जोशीमठ शंकराचार्य के लिए भी जाना जाता है, लोग वहां आते जाते भी रहते हैं, ऐसे में इन तमाम लोगों का यहाँ से शिफ्ट कराया जाना या फिर इनका पलायन होना, ये भी अपने आप में कैसे संभव है? देखिए बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर तमाम प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। बद्री विशाल का जो कहा जाता है कि ये इलाका है, बेसिकली एंट्री पॉइंट है बद्री विशाल, यहीं से लोग जाते हैं। एक सेंट्रल पॉइंट है, आध्यात्मिक सेंटर है, सांस्कृतिक नगरी है, और इस सांस्कृतिक नगरी पर तमाम शंकराचार्य भी आ चुके हैं। साफ तौर पर है कि इसको बचाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सरकार की है। ठीक है। धामी जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार कह रहे हैं कि वो मॉनिटर कर रहे हैं और वो पहुंच सकते हैं, ऐसी कल सूचना मिल रही है। उम्मीद है कि साफ तौर पर है स्थिति में बदलाव वहां जल्द देखने को मिलेगा। और इसी बीच बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह मिशन पूर्वोत्तर पर हैं। इस साल पूर्वोत्तर में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी मिशन 2024 की शुरुआत पूर्वोत्तर में होने वाले चुनाव से करने की कोशिश में है। कल अमित शाह त्रिपुरा में थे तो आज मणिपुर को शाह ने करोड़ों की योजनाओं का तोहफा दिया है। 2024 यानी आज से ठीक 16 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन बीजेपी अभी से ही चुनावी मैदान में उतर गई है। 2024 में बीजेपी 400 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है और इस लक्ष्य को भेजने के लिए बीजेपी ने पूर्वोत्तर में मिशन 2024 को लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी के बाद अब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। कल अमित शाह त्रिपुरा में थे। त्रिपुरा के बाद अब मणिपुर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दिया है। मणिपुर में शाह ने पूर्वी इम्फाल में 122 फीट मार्जिंग पोलो मूर्ति का उद्घाटन किया। चुराचंदपुर में मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। विष्णुपुर में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोइरांग में आईएनए मुख्यालय में 175 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मोइरांग में इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों ने पहली बार तिरंगा फहराया था। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों को दिल्ली से जोड़ने में जुटी है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए मोदी और शाह खुद योजनाओं की निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में हमने हिंसा का वातावरण देखा था। उस जमाने में 3-3 हजार रुपयों में गैस का सिलेंडर मिलता था, वो भी आज याद है। और मोदी जी के समय में, बीरेन्द्र सिंह के समय में ना इंसर्जेंसी है, ना गोलीबारी है, ना कर्फ्यू है, ना ब्लॉकेड है, ना बंद है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में भी विधानसभा चुनाव है और इस बार बीजेपी की नजर त्रिपुरा में दूसरी बार वापसी के साथ ही नागालैंड और मेघालय पर भी है। वहीं इसी के बहाने बीजेपी मिशन 2024 को भी धार देने में जुटी हुई है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में लोकसभा की 25 सीटें हैं और बीजेपी 2024 में सभी 25 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी के साथ अखंड भारत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप लगातार बने रहिए भारत 24 के साथ।